वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की सबसे पहली बिजनेस न्यूज है एचडीएफसी बैंक की। और एचडीएफसी बैंक को आरबीआई के तरफ से मंजूरी मिल गई है, आप कह लो उनको ग्रीन सिग्नल मिल गया है इंडसइंड बैंक में स्टेक परचेज करने का। तो एचडीएफसी बैंक अब अपनी ग्रुप कंपनीज के साथ मिलकर इंडसइंड बैंक का 9.5% स्टेक खरीद सकता है और ये अप्रूवल 1 साल के अंदर ही यूज करना पड़ेगा उनको, वरना ये जो अप्रूवल है वो कैंसिल भी हो जाएगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब एचडीएफसी बैंक इंडसइंड बैंक के स्टेक्स परचेज करेगी तो हो सकता है स्टॉक प्राइसेस में कुछ उछाल भी हमें देखने को मिले। बाकी इंडसइंड बैंक को पिछले कुछ महीनों के अंदर फाइनेंशियल लॉस भी हुआ और बात सिर्फ फाइनेंशियल लॉस की नहीं है, गवर्नेंस इशू का भी सामना करना पड़ा इंडसइंड बैंक को, क्योंकि इसके सीईओ और डिप्टी सीईओ इन दोनों ने रिजाइन कर दिया। तो जरूरी नहीं कि स्टॉक ऊपर जाए, हो सकता है स्टॉक नीचे भी जाए, लेकिन मैंने इसलिए बोला कि एचडीएफसी बैंक की स्टॉक हो सकता है ऊपर जाए क्योंकि अगर आप एचडीएफसी बैंक का इतिहास देखो तो पिछले 10 साल में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है जब एचडीएफसी बैंक ने जो उनकी रेवेन्यू ग्रोथ है या जो सेल्स है या फिर प्रॉफिट है वो कभी नेगेटिव आई हो। और ऊपर से सबसे बड़ी बात अगर आप देखो तो एचडीएफसी बैंक 2025 के अंदर इंडिया का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड भी बन गया है और इसकी ब्रांड वैल्यू 44.9 बिलियन तक पहुंच गई है। तो ये थी एचडीएफसी बैंक की कहानी। अगली बिजनेस न्यूज है जेप्टो की और अब फाइनली इस क्विक कॉमर्स ब्रांड का आईपीओ आने वाला है और हो सकता है आईपीओ दिसंबर के महीने में ही आ जाए, क्योंकि जो फाइलिंग है वो तो दिसंबर में ही हो जाएगी, लेकिन इसका जो आईपीओ है वो हो सकता है थोड़ा आगे भी हमें देखने को मिल सकता है। हो सकता है जो फाइलिंग है वो दिसंबर में ना हो, जनवरी में हो, क्योंकि ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं, बट आप समझ लो दिसंबर जनवरी फरवरी इसी के आसपास इनका आईपीओ आ सकता है और इस आईपीओ से $800 मिलियन तक रेज करने की उम्मीद है। और अगर आप जेप्टो का भी देखो जो रिकॉर्ड है तो आप यकीन नहीं मानोगे, लेकिन पिछले 6 महीनों में जेप्टो का ऑर्डर और सेल्स 45% तक बढ़े हैं और अब जेप्टो लगभग हर दिन 2 मिलियन ऑर्डर्स डिलीवर कर रहा है। कंपनी का जो कैश बर्न है वो भी पहले के कंपैरिजन में काफी कम हुआ है और अब तक कंपनी के जो कैश रिजर्व हैं वो 7,000 करोड़ से भी ज्यादा है। अगर हम फाउंडर्स की बात माने तो फाउंडर्स ने ये बोला है कि उनके कई स्टोर्स प्रॉफिट में आ गए हैं और अगले 5 महीनों में वो लगभग 100 से ज्यादा नई स्टोर्स ऐड करेंगे। तो 100 तो नहीं ऐड करेंगे, मान लो 600-700 तो वो ऐड करेंगे ही करेंगे। अगली बिजनेस न्यूज है ओपन एआई की। ओपन एआई ने गूगल के एग्जीक्यूटिव एल्बर्ट ली को अपना वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट अपॉइंट किया है और मैं ली के बारे में बता दूं, इनके पास काफी साल का एक्सपीरियंस भी था और ये जो ली है वो पहले गूगल क्लाउड और डीप माइंड के डील्स को लीड करते थे और अब वो ओपन एआई के फाइनेंस चीफ सारा फरेयर को रिपोर्ट करेंगे। ली ने गूगल में $50 बिलियन से ज्यादा के एक्विजिशंस और इन्वेस्टमेंट्स को हैंडल भी किया था और इस अपॉइंटमेंट से ओपन एआई का आप टारगेट समझ रहे हो, वो अपनी लीडरशिप को और ज्यादा आगे ले जाने वाले हैं और आई होप कि ओपन एआई की सारी चीजें ठीक हो, क्योंकि अगर ओपन एआई नीचे गिरा तो एनवीडिया, मतलब अगर आप एआई बूम देखो तो ओपन एआई यानी कि जो चैट जीपीटी है, एनवीडिया और ऐसी कुछ छोटी कंपनीज और भी हैं जिनके वजह से ये पूरा बूम चल रहा है। लेकिन अगर एनवीडिया नीचे गिरा और ओपन एआई के अंदर कुछ क्रैश यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है या फिर लॉसेस हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं तो फिर ये जो पूरा एआई का बबल है वो फट सकता है। अगली बिजनेस न्यूज है वेदांता की। वेदांता को एनसीएलटी से अप्रूवल मिल गया है और उस वजह से उनके शेयर्स में 3% की हमें उछाल भी देखने को मिली है और ये अप्रूवल आपको पता है किस चीज के लिए मिला होगा। जी हाँ, अगर आप हमारे चैनल को बहुत लंबे समय से फॉलो कर रहे होगे तो आपको अब तक पता चल गया होगा। बात कर रहा हूं मैं डी मर्जर की, क्योंकि वेदांता काफी टाइम से इसके लिए ट्राई कर रहा था, लेकिन अब फाइनली वो अपने एल्युमिनियम, जिंक एंड सिल्वर, ऑयल एंड गैस, आयरन एंड स्टील, पावर, इस तरीके के जितने भी उसके बिजनेसेस है उसको वो अलग अलग लिस्टेड कंपनीज बनाने जा रहा है और अब हर एक वेदांता के शेयर होल्डर को एक एक नए शेयर्स मिलेंगे उनकी नई कंपनीज के। तो ये थी न्यूज और अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर ले, लाइक कर ले और सब्सक्राइब कर ले चैनल को।
अगली बिजनेस न्यूज है एटर्नल की। एटर्नल यानी कि जोमेटो की पेरेंट कंपनी। अगर आप आज इस स्टॉक में देखो यानी कि 16 तारीख को, तो इसके स्टॉक में 5% की ड्रॉप हमें देखने को मिली है और ये पिछले 5 महीनों का सबसे बड़ा इंट्राडे ड्रॉप था। और अक्टूबर में अगर आप देखो तो इन्होंने अपना ऑल टाइम हाई टच किया था 368 रुपीज और उसके बाद ये स्टॉक लगातार नीचे गिरता जा रहा है और दिसंबर में अब तक ये 4% डाउन है। हैवी ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, ब्लॉक डील्स और नए लेबर फूड्स की वजह से इन्वेस्टर सेंटीमेंट भी नेगेटिव रहे हैं, लेकिन ब्रोकरेजेस का मानना है कि कॉस्ट इंपैक्ट लिमिटेड रहेगा और कंपनीज ज्यादा बर्डन कस्टमर्स पर डाल सकती हैं। अगली बिजनेस न्यूज है राइट फॉर पॉज की। राइट फॉर पॉज ने अभी अभी अपनी सीरीज ए की फंडिंग सिक्योर कर ली है और इस राउंड में उन्होंने 14 करोड़ रुपीज रेज किए हैं, जिसका यूज वो अपनी प्रोडक्शन को 4 गुना बढ़ाने के लिए करेंगे और उसमें मैन्युफैक्चरिंग भी एक्सपेंड करेंगे, नए प्रोडक्ट कैटेगरीज भी लाने का इनका प्लान है। कंपनी 2026 तक यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट भी शुरू करना चाहती है और इनका जो ब्रांड है वो साइंस लेड होल फूड पेट न्यूट्रिशन पर फोकस है और जो ये पूरा मार्केट है जहाँ पे पेट्स के फूड का, ये काफी बढ़ रहा है और इसमें रिलायंस ने भी एंट्री ले ली है वेजीज नाम के ब्रांड के साथ। मैंने वैसे तो ऑलरेडी इस पे न्यूज कवर किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, और अगर आप ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज चाहते हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगली बिजनेस न्यूज है पिडिलाइट की। पिडिलाइट अपने पेंट बिजनेस हाइशा को अब ईस्ट इंडिया तक भी एक्सपेंड कर रहा है, क्योंकि अगर आप पहले देखो तो इनका ये जो ब्रांड था वो सिर्फ साउथ मार्केट्स में ही एक्सपेंड हुआ था, लेकिन अब कंपनी का फोकस है रूरल और सेमी अर्बन एरियाज पर और ये जो एक्सपेंशन है वो फेज्ड एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी को फॉलो की जा रही है। इसके बारे में हम बाद में समझेंगे, बट अभी मैं बता दूं कि पेंट सेगमेंट में कंपटीशन काफी ज्यादा स्ट्रांग है और इसीलिए पिडिलाइट स्लो और स्टडी अप्रोच ले रहा है और FY25 में कंपनी की रेवेन्यू 13,094 करोड़ रुपीस और नेट प्रॉफिट 2,096 करोड़ रुपीस था, जबकि पेंट्स, एडहेसिव्स और उनके जो नए ब्रांड्स हैं उन सभी से इनको ग्रोथ आ रही है। लेकिन मैनेजमेंट का टारगेट ये है कि वो डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ लेकर के आए और ऑल इंडिया अपनी प्रेजेंस बढ़ाएं, स्पेशली उनका ये जो नया ब्रांड है वो। अब मैं आपको समझाता हूँ कि फेज्ड एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी क्या होती है। देखिए, इसका मतलब ये होता है कि कंपनी अपने बिजनेस या प्रोडक्ट को एक साथ पूरे कंट्री में लॉन्च नहीं करती है, बल्कि स्टेप बाय स्टेप, फेज वाइज, या फिर आप समझ लो कि अलग अलग रीजन या सिटीज में या फिर एक कस्टमर सेगमेंट को पकड़ती है और वहां से अपने बिजनेस को रोल आउट करना शुरू करती है। जैसे अगर आप एग्जांपल लो पिडिलाइट का, तो उसने पहले अपने पेंट बिजनेस को साउथ इंडिया में लॉन्च किया, फिर अब वो ईस्ट इंडिया में लेकर के जा रही है। तो इससे क्या होगा कि कंपनी को हर एक रीजन में अपने प्रोडक्ट्स को टेस्ट करने का, फीडबैक लेने का और इंप्रूवमेंट करने का अच्छा मौका मिलेगा। क्योंकि अगर आप इस तरीके से सोचो कि इन्होंने एक साथ लॉन्च कर दिया पूरी कंट्री में और इनका प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकल गया, तो पूरी कंट्री में इनका माल बिकना बंद हो जाएगा और अगर ये दोबारा पेंट लेकर के आएंगे तो लोग इनके पेंट्स को यूज नहीं करेंगे। तो जब कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई होता है तो आपको फेज वाइज चलना होता है, आप डायरेक्ट पूरी इंडिया में अपना चीज नहीं लॉन्च कर सकते। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज यही खत्म होती है और मुझे पता है, मुझे आप पे भरोसा है कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, हाइप दे दिया होगा, और अगर आप नए हो और आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो फिर आई एम श्योर कि आपको हमारी चीजें पसंद आई और आपने सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। कल फिर से हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।